फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही सॉल्यूशंस के बारे में भी। तो आपका इस वीडियो में यूनिट 2 अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। बिकॉज यूनिट 1 जो है वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट करवा दिया है। आपने वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। टेलीग्राम भी लिंक मिल जाएगा थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, तो उस पर भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पे फ्री में नोट्स आपको सब कुछ मिलने वाला है। बात कर लेते हैं यूनिट 2 के अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो 2 मार्क्स वाले, 7 मार्क्स वाले और 10 मार्क्स वाले। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो फोकस किया जाता है ना, वो स्टेलाइजेशन पर फोकस किया जाता है कि स्टेलाइजेशन से एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है कि हर एक ईयर में देना ही है उनको। और एक जो क्वेश्चन होगा वो स्टेनिंग से दे सकते हैं या किसी का भी प्रिंसिपल उठा करके पूछ सकते हैं, कोई भी इक्विपमेंट का। तो बात कर लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन है। तो डिफाइन स्टेनिंग या स्टरलाइजेशन में डिफाइन स्टरलाइजेशन और उसके टाइप्स के बारे में, इक्विपमेंट के नेम के बारे में, मैकेनिकल स्टरलाइजेशन ऐसा पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो 1 बाई 1 हम देख लेते हैं क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन भी। तो आते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट है डिफाइन स्टेनिंग एंड देयर टाइप्स। स्टेनिंग होता क्या है? स्टेनिंग का मतलब ही होता है कि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करो। हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया है। जो आप पहला वीडियो देखोगे ना, उसमें मैंने बता रखा है, जैसे कोकाई के बारे में, बेसिलाई के बारे में। जो बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं और जो कोकाई होते हैं वो राउंड शेप वाले होते हैं। स्पिरेलाई के बारे में, विब्रियोस के बारे में। तो इन्हीं को तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इन स्टेनिंग का यूज़ किया जाता है। जो स्टेनिंग है टेक्निक है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट, पता लगाना कि वो क्या स्ट्रक्चर का है और कितने उस पर अरेंजमेंट्स है उस बैक्टीरिया के अंडर माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग डाई सॉल्यूशन। डाई सॉल्यूशन का यूज़ करके। तो ये जो डाई सॉल्यूशन होगा, क्रिस्टल वॉयलेट, सैफरीन हो गया, मिथाइलिन ब्लू, इन सब का यूज़ किया जाता है, तभी तो पता चलेगा। बात करें टाइप ऑफ स्टेनिंग का, तो सिंपल स्टेनिंग जो कि 2 मार्क्स में भी समटाइम्स पूछ लिया जाता है। सिंपल स्टेनिंग में एक ही डाई सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, चाहे आप सैफरिन का करो, चाहे आप जो है मिथाइलिन ब्लू का करो। इनमें से डिफरेंशियल स्टेनिंग में 2 या 2 से ज़्यादा यूज़ करना होता है डाई सॉल्यूशन का, जिसमें हमारे ग्राम स्टेनिंग, एसिड फाज स्टेनिंग दोनों ही जो है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं सेपरेटली। बात करें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, वो है डिफाइन स्टेलाइजेशन एंड हाउ कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब स्टेलाइजेशन क्या होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे किल होते हैं। तो स्टेलाइजेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें स्टेलाइजेशन के बहुत सारे हमने मेथड्स देखे हैं। कुछ मेथड जो होते हैं वो रिमूव करने का काम करते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन जो होता है उसमें रिमूव होते हैं बैक्टीरिया अपने सॉल्यूशन से। और स्टेलाइजेशन के जो कुछ टाइप होते हैं ना, वो डायरेक्ट किल करने का काम करते हैं, जैसा मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट। इसमें किल करने का काम करते हैं बैक्टीरिया और वायरसेस का लिविंग और नॉन लिविंग सरफेसेस से। बात करें कैसे ये किल हो जा रहा है, तो इनका जो प्रोटीन है वो डीनेचर्ड हो जा रहा है ऑक्सीडेशन की वजह से, इंट्रैप्शन की वजह से, डीएनए सिंथेसिस में, जिसकी वजह से अफेक्ट करता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ पे और ये मर जाते हैं। और इसके अलावा फिल्ट्रेशन भी आप बता सकते हो, जिसका यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए इंस्टेड ऑफ किलिंग। वो भी तो यहाँ पे पूछ रहा है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, किल का पूछा है तो सिर्फ आप इतना ही बताइएगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड में है एक्सप्लेन स्टेलिटी इंडिकेटर। आखिर स्टेलिटी इंडिकेटर होते क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो स्टेलिटी इंडिकेटर ये इंडिकेटर होते हैं ताकि पता लगाना है कि कितने अच्छा क्वालिटी में जो हमारा स्टेलाइजेशन पूरा प्रोसेस हुआ है उसको मॉनिटर करने का काम करते हैं स्टेलाइजेशन प्रोसेस का। जो भी स्टेलाइजेशन होता है उसमें जो मॉनिटरिंग करने का काम होता है, जैसे टेम्परेचर को रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो सब हमारे इंडिकेटर ही करते हैं। इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस में। 4 इक्विपमेंट नेम बताने हैं स्टेलाइजेशन के, तो बता सकते हो हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, स्टीम स्टेलाइजर, मीडिया स्टेलाइजर। डिफाइंड मैकेनिकल स्टेलाइजेशन विद एग्जांपल। ये जो है वो डायरेक्ट फिल्ट्रेशन पूछा गया है, बिकॉज इसके अंदर जो है वो फिल्ट्रेशन आता है स्टेलाइजेशन का। तो मैकेनिकल स्टेलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें किल नहीं किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इसमें रिमूव किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। यहाँ पे आप एग्जाम्पल से पूछा तो एग्जाम्पल बता सकते हो, जैसे एंटीबायोटिक सॉल्यूशन हो गया, सीरम हो गया, कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन हो गया। ये सब के सब जो है वो स्टेलाइज होते हैं फिल्ट्रेशन की मदद से। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, एक एक करके सारे हम देखने वाले हैं। जिसमें जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन था, आपसे बताया था कि अलग अलग स्टेनिंग को डिफाइन करने थे। जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था ग्राम स्टेनिंग, देन एसिड फास्ट स्टेनिंग और सिंपल स्टेनिंग। तीनों देख लेते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग होता क्या है?
ग्राम स्टेनिंग जिसमें ये एक तरह का डिफरेंशियल स्टेनिंग है, बिकॉज इसमें दो और उससे ज़्यादा डाई सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, जो अभी हम प्रोसेस में देखने वाले हैं। सो देख लेते हैं। सो जो ग्राम स्टेनिंग है, ये मेथड को डेवलप किसने किया था? तो हांस क्रिश्चियन ग्राम ने किया था, अपने नाम के बेसिस पे ही डाल दिया ग्राम स्टेनिंग। तो ये एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है, हमें पता चल चुका है, जिसमें हम लोग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में भी 2 मार्क्स में आ जाता है कि डिफरेंशिएट करो, इस वजह से मैंने पुट नहीं किया 2 मार्क्स वाला, बिकॉज हम ऑलरेडी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे ये स्टेन हो जाते हैं ना, जब हम डाई सॉल्यूशन डालेंगे स्टेन हो जाएंगे, तो ये पर्पल या ब्लू कलर देंगे, वहीं पे ये जो है रेड और पिंक कलर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। सेल वॉल जो होता है थिक होता है, चौड़ा होता है, इसमें थिक नहीं होता है, एकदम पतला होता है, थिन होता है। यहाँ पे थिन कर लीजिएगा इसको, एकदम पतला लेयर होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नैनोमीटर। और आउटर मेम्ब्रेन जो कि इसमें अब्सेंट होता है, ग्राम नेगेटिव वाले में प्रेजेंट होता है एक एक्स्ट्रा लेयर, जिससे एंटीबायोटिक्स पेनिट्रेट होते हैं अंदर के साइड में। वो आप आने वाले सेमेस्टर में और अच्छे से समझोगे। पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, लेयर वाइज लेयर। बट इस वाले में जो देखोगे ना, ग्राम नेगेटिव वाले में एक सिंगल लेयर होता है। आउटर मेम्ब्रेन हमने देख लिया, इसमें अब्सेंट उसमें प्रेजेंट। लिपिड कंटेंट जो होता है 1 से 4% इसमें बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल में स्टेफलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बेसिलस, इसमें विब्रियो यानी कोमा वाले बैक्टीरियाज और इकोलाई। सो प्रोसीजर में बात करें तो ये सब रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एक एक करके। ग्रीस फ्री स्लाइड चाहिए पहले तो। टेक अ क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड। जैसे ही आपके पास ये स्लाइड आ जाएगा, एक स्मीयर इसके ऊपर बनाना है यूजिंग नाइक्रोम वायर लूप। नाइक्रोम वायर लूप का यूज़ करके उसके बाद एयर ड्राई करना है, उसको सुखाना है और हल्का सा हीट करके, मतलब एक तरह से वो फिक्स हो जाए, इसके ऊपर चिपक जाए, अधेयर हो जाए एक तरह से। उसके बाद क्रिस्टल वॉयलेट से इसको पूरा फ्लड कर देना, फैला देना है। क्रिस्टल वॉयलेट आपने डाल दिया, 2 मिनट वेट करिए, उसके बाद स्लाइड को वॉश कर देना है जो टैप वाटर है उससे। जैसे ही वॉश करोगे तो जो हमारा स्मीयर है, अब उसको क्या करना है, ग्राम आयोडीन डाल देना है, 2 मिनट इंतज़ार करना है। उसके बाद डीकोलराइजिंग एजेंट जो कि इथेनॉल है, उसको आप डालोगे। उसके बाद अगेन उसको वॉश कर देना है। एंड देयर जो फ्यूशिन है या सेफरिन है, जैसे कि आपको बताया था मैंने, डाई का तो यूज़ करना होगा ना, और भी यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा डाई का यूज़ करना है, तो दोबारा उसके ऊपर जो हमारा स्मीयर बना पड़ा है उस पर डालेंगे। उसके बाद वाटर से उसको वॉश कर देंगे। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि जो ग्राम स्टेनिंग जो होगा, अगर पर्पल या ब्लू कलर आएगा तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, रेड पिंक आया तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है। बस अब आते हैं जो सेकंड वाला था, इसी के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो सिंपल स्टेनिंग है। सिंपल स्टेनिंग जो कि एक मेथड है जिसके अंदर हम लोग एक ही डाई का यूज़ किया जाता है, जैसे मिथाइलिन ब्रोसैफरिन और मैलाकाइट ग्रीन, किसी एक का यूज़ करो। इससे हमें शेप, अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर जो सेल का है वो पता चल पाएगा बैक्टीरिया का, जिससे हमें पता चल जाएगा वो कौन से बैक्टीरिया के अंदर कौन सा वाला टाइप है। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल ये कहता है इसका कि जो ग्राम पॉजिटिव चार्ज डाई है उसका हम यूज़ करते हैं, और सबसे पहले तो हमें नेगेटिव चार्ज डेवलप करना पड़ता है जो बैक्टीरिया का सरफेस है उसके ऊपर, बाय एडिशन ऑफ OH नेगेटिव, या फिर रिमूवल कर दो H+, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाए बैक्टीरिया के ऊपर। तभी तो हमारा जो ये ग्राम पॉजिटिव वाला डाई जो है वो उसके ऊपर जाके एक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से ऐड होगा। सो देन वी यूज़ डाई। जैसे हम डाई यूज़ करेंगे और वो जाकर के अटैच होगा नेगेटिव चार्ज के साथ, जिसकी वजह से वो विजिबल हो जाएगा बैक्टीरिया अंडर माइक्रोस्कोप। तो प्रोसीजर क्या है, एक क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड लेना है, उसके बाद वॉश करना है, जैसे हमने पिछले बार भी देखा था उसको वॉश करना है, बट यहाँ पे डिटर्जेंट से, और उसको सुखाना है। उसके बाद उसको जो है हीट फिक्स वही फ्लेम दिखाना होता है 2 से 3 बार, जिसकी वजह से हीट फिक्स हो जाए। ऑन द एक सेकेंड ऑन डेट स्लाइड स्मीयर अगेन बनाना है। स्मीयर तो आप लोग को समझते ही होंगे सब लोग, जो कल्चर मीडिया बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं, वो तो कल्चर मीडिया हो गया। यहाँ पे जो होता है वो होता है जो हम बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट है। कौन कौन से बैक्टीरिया, वो कोई से भी हो सकते हैं, जैसे माइको बैक्टर,
एरोजेनिस, इस तरह से बैक्टीरिया जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के अंदर जो आते हैं वो इसके अंदर है। स्मीयर बना लिया बाय यूजिंग अ स्टेराइल वायर लूप एंड सेल सस्पेंशन। जैसे हमने प्रीवियस वाले में देखा ही था कि हमारे पास एक सेल का सस्पेंशन था, इसमें से इसमें नाइक्रोम लूप लो, इसमें से इसमें डाल दो। उसके बाद क्या था, ये तो हो गया। आफ्टर मेकिंग स्मीयर द स्लाइड इज अलाउड टू एयर ड्राई, एयर ड्राई हीट फिक्स करना था वो कर लिया है। और उसके बाद हमें हीट फिक्स कर लिया। उसका नेक्स्ट पॉइंट ये है, नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ डिफरेंट डाई इंडिकेटर, 2 या 2 से ज़्यादा इसमें यूज़ करने होते हैं, इनटू द सरफेस ऑफ स्लाइड, सरफेस ऑफ स्लाइड स्मीयर के ऊपर डायरेक्ट डालो। नाउ अलाउ द ग्लास स्लाइड फॉर ड्राइंग फ्यू सेकेंड्स, उसको सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ दो, एयर ड्राई हो जाएगा ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में। देन जो स्लाइड है उसको वॉश कर दो रनिंग वाटर से यानी टैप वाटर से, जिसकी वजह से जितना भी एक्स्ट्रा इस वो स्टेन हुआ था ना ये हट जाएगा, एक प्रॉपर हमारे स्मेयर के ऊपर जितना चाहिए उतना बचेगा। नाउ उसको साफ कर देना, वाइप द बिलो सरफेस, नीचे की साइड से विथ कपड़े से या टिश्यू पेपर से, जो हमारा स्लाइड के नीचे वाला भाग है उसको। पुट द कवर स्लिप, अब उसके ऊपर कवर स्लिप डालना है। उसके बाद माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लेना है शेप और अरेंजमेंट, जो शेप आएगा जो अरेंजमेंट आएगा उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट वो है एसिड फास्ट स्टेनिंग, जिसको हम लोग माइकोबैक्टीरियम, नॉर्केडिया, आइसोस्पोरा, एक्टिनोमाइसिटीज, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है एग्जामिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज यूज़ किया जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो एसिड और नॉन एसिड बैक्टीरिया होते हैं। यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम फंगल स्पीसीज सच एज क्रिप्टोस्पोरोडियम। सो आते हैं इन नेचर, हमारे नेचर में बहुत तरह के जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जैसे यूनिट 1 में हमने पढ़ लिया था, विब्रियोस, स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम वाले अलग हो गए। मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ईजिली स्टेन्ड हो जाते हैं ये ग्राम स्टेनिंग और सिंपल स्टेनिंग की वजह से, बट कुछ जो होते हैं ना वो स्टेन नहीं हो पाते हैं क्योंकि वैक्सी कवरिंग होता है, लिपिड कवरिंग होता है एक तरह से। अब इसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है एसिड फास्ट स्टेनिंग की, जिसको डेवलप किया था साइंटिस्ट पॉल एलिस ने 1883 में। एसिड फास्ट स्टेनिंग जो टेक्निक है इसको यूज़ किया जाता है एज अ डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स और नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स को पता लगाने के लिए। एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम स्टेन करेंगे बट वो डिकोलराइज नहीं होंगे तब कि जब हम ज़्यादा एसिडिक डाल रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हम यूज़ कर रहे हैं तभी वो डिकोलराइज नहीं हो रहे हैं। बट नॉन एसिड फास्ट स्टेनिंग जब हम एसिडिक डालेंगे यानी स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो वो डिकोलराइज हो जाएंगे, वो होते हैं नॉन एसिडिक वाले और ये है एसिडिक वाले। तो ये दोनों क्लियर हो गया। रिक्वायरमेंट में हमारे पास पूरी किट आती है एसिड फास्ट स्टेनिंग किट, जिसके अंदर प्राइमरी स्टेन, सेकेंडरी स्टेन, थर्डरी स्टेन आते हैं, जो कि आपने देख लिया ये सब डाई सॉल्यूशंस है जिनका हम 2 या 2 से ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा बंसन बर्नर, 2 ग्लास रॉड और जो माइकोबैक्टीरियम का कल्चर चाहिए हमें। बात करें प्रोसीजर का, सबसे पहले क्या है, एक ग्रेस फ्री स्लाइड लेना है और प्रिपेयर करना है स्मीयर, जो भी बैक्टीरिया का वो कल्चर है। एयर ड्राई करो, हीट फिक्स करो, उसके बाद फ्लड कर दो ZnCF से। ZnCF से जैसे आपने उसके ऊपर डाल दिया, डाई सॉल्यूशन है ये, और उसके बाद उसको बॉइलिंग वाटर के प्लेस कर दो ताकि वो थोड़ा सा हीट फिक्स हो जाए एक तरह से। और जैसे ही उसके अंदर फ्यूम्स आने लगे तो उसके बाद उसको क्या करो, ZnCF से दोबारा ऐड करवा दो उसमें रिपीटेडली ऑन द स्लाइड। और ड्राइंग ऑफ स्मीयर से बचो, अवॉइड करना है कि मतलब कि वो सूखे ना, इसलिए बार बार आपको डालते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में डालते रहना है। देन क्या करना है, उसको ट्रीट करना है डिकोलराइजिंग एजेंट से, जो कि है एसिड अल्कोहल या इथेनॉल, जो हमने पिछली बार यूज़ किया था वो आप कर सकते हो, अनटिल द जो स्टेन है वो पूरा डिसअपियर ना हो जाए वॉशिंग में। उसके बाद जैसे ही वो डिकोलराइज हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, फर्दर स्मेयर इज़ फ्लडेड, जो हमारा स्मेयर बचेगा उसको हम लोग काउंटर स्टेन कर देंगे 1% मेलाकाइट ग्रेन से। ये जो हमारा सेकेंडरी डाई सॉल्यूशन था शायद से, तो ZnCF के बाद इसी को हम डाल रहे हैं बिकॉज 2 या 2 से ज़्यादा यूज़ करना है। उसके बाद 2 मिनट इंतज़ार करो, उसके बाद वॉश करो वाटर से, एयर ड्राई करो और ऑब्जर्व कर लो माइक्रोस्कोप के ज़रिए। इससे हमें पता चल जाएगा जो ये बैक्टीरिया है जो ये प्रेजेंट है या नहीं है।
जैसे कि यहाँ पे हमने अभी देखा था, सिंपल स्टेनिंग है ये तो। यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम, नोरकैडियम, कुछ जो होते हैं वो एसिड फास्ट स्टेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ जो है नॉन एसिड फास्ट स्टेनिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट बायोकेमिकल टेस्ट, जो कि IMVIC इंडोल टेस्ट हो गया, और वैसे ही मिथाइल रेड टेस्ट हो गया, वोगेस प्रोस्क्योर टेस्ट हो गया, सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट हो गया। तो ये चारों टेस्ट के बारे में ना एकदम सिंपली 1 मिनट में मतलब आपको इस वीडियो में ना पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जितने भी टेस्ट हो ना, ये सब परफॉर्म किए जाते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। किसको? तो जो एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली के जो बैक्टीरिया है ना, इनको पता लगाने के लिए। कौन से बैक्टीरिया होते हैं वो? इकोलाई, क्लेबिसिला निमोनिया, सैल्मोनेला, ट्रिफिमोरियम, और यहाँ पे आप देख ही सकते हो बाकी सबका नाम है। तो कुछ याद कर लेना, इतने तो याद होने वाले नहीं है, 2-4 जैसे क्लेबिसिला, इकोलाई तो याद होगा, और सैल्मोनेला, ट्रिफिम्यूरियम। अब आते हैं, जो ये टेस्ट हम लोग करते हैं ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं। जो एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली के जो बैक्टीरिया है ना, वो मेंबर्स एक तरह से उसके अलग अलग बैक्टीरिया, तो उनके पास जो होता है अलग अलग बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। तो उन्हीं को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है, ताकि पता लगा एक पर कि इनका जो बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज है अलग है, इनका अलग है, लेकिन है तो एक ही फैमिली के अंदर। तो वही पता लगाओ, डिफ्रेंशिएट करो। तो पहला आता है इंडोर प्रोडक्शन टेस्ट, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो आइडेंटिफिकेशन करना, पता लगाना है बैक्टीरिया का, उस बेसिस पे जो उनकी एबिलिटी होती है कि अमीनो एसिड को डिग्रेड कर दो, ट्रिप्टोफैन। तो जो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है इसको डिग्रेड करना है, जो कि अभी हम देखने वाले हैं इंडोल में होता है। जो एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली के जो बैक्टीरियास होते हैं, वो अगर हमारे पास एक कल्चर के अंदर प्रेजेंट है, जब भी हम उसके अंदर ट्रिप्टोफैन डालेंगे तो क्या होगा, वो इंडोल में कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं, अगर हो रहे हैं तो क्या होगा आगे चल के, वो अभी आपको देखने को मिलेगा। जो ट्रिप्टोफैन है ये एक तरह का अमीनो एसिड है, जैसे यहाँ पर हमने देख लिया। इसको जो है ना कुछ ही तरह के बैक्टीरिया जो है वो मेटाबोलाइज कर पाएंगे, वो सिर्फ एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली के बैक्टीरिया से। नहीं होंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, होंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, जो कि उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, इंडोल में करेंगे। बस इतना ही समझना था आप लोगों को। जैसे ही इंडोल में वो कन्वर्ट होगा, वो रिएक्ट करेगा कोवैक्स रिएजेंट, जिसके अंदर होता है पी डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड HCl ब्यूटेनॉल। सिर्फ आप कोवैक्स लिख दोगे चल जाएगा काम, और रेड पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये एक कल्चर है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, और उस है या नहीं है वो तो हमारे पास जब हम ये डालेंगे ना ट्रिप्टोफैन, तभी हमें पता चल जाएगा। ट्रिप्टोफैन आपको डालना है, वो जो है इंडोल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कोवैक्स रिएजेंट डाल दो, पता चल जाएगा। अगर रेड पीपीटी हुआ तो हमारे एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली के बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर है, नहीं तो इसके अंदर कोई और से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली के बैक्टीरिया नहीं है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया। ट्रिप्टोफैन कैसे डालेंगे, तो ट्रिप्टोफैन ब्रोथ आता है जिसमें हमारे ये सब होते हैं, इसमें से ट्रिप्टोफैन मिल जाता है। इसको पुट करने से अंदर की साइड में रिजल्ट क्या आया, अपीयरेंस ऑफ रेड कलर, रेड कलर आया, टेस्ट पॉजिटिव है, प्रेजेंट है बैक्टीरिया का एंटेरोबैक्टीरियेसी, नहीं है तो नो। मिथाइल रेड टेस्ट आते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करने का काम किया जाता है। इकोलाई और एंटेरोबैक्टर एरोजेनिस, ये 2 बैक्टीरिया में से कौन सा बैक्टीरिया है, इसको पता लगाने के लिए मिथाइल रेड टेस्ट किया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिक्स्ड एसिड जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कैसे, तो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके, मेटाबॉलिज्म करके, ड्यू टू प्रोडक्शन। अब जो मिक्स एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ जो है वो क्या होता है, पीएच उसका कम चला जाता है मिक्स एसिड होने की वजह से। जब वो कुछ बैक्टीरिया उन दोनों में से एक करेंगे ना तो लो होगा, और कुछ जो करेंगे वो हाई होगा, वो भी अभी हम जानेंगे। जिसकी वजह से हम इंडिकेटर जब मिथाइल रेड डालेंगे ना तो वो रेड कलर शो करेगा लॉन्ग टाइम के लिए, तो हमारा इक्वलाई प्रेजेंट है। अगर एंटेरोबैक्टर एरोजेनिस वहाँ पे प्रेजेंट होता तब क्या होता, तब वहाँ पे ये होता कि जो हम मिथाइल रेड डालेंगे इंडिकेटर, तो वहाँ पे येलो कलर होगा, बिकॉज एंटेरोबैक्टर एरोजेनिस जो होते हैं वो पीएच जो है ना वो लो नहीं होने देते हैं। जो यहाँ पे फॉस्फेट ब्रोथ है ना इसका लो कर दे रहा है हमारा कौन, ये बैक्टीरिया इकोलाई होने की वजह से। वो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे से समझाएगा। ये रहा हमारा ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ, और ये रहा ग्लूकोज। ग्लूकोज से जो इसका मेटाबॉलिज्म कर रहा है हमारे ये दोनों बैक्टीरिया,
इसका जो पीएच है वो कम हो रहा है, मिक्स्ड एसिड जो बना है उसका पीएच कम है। बट ये जो एंटेरोबैक्टर एरोजेनिस है ना, ये ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर रहा है और जो मिक्स्ड एसिड फॉर्म हो रहा है उसको ये क्या कर रहे हैं, नॉन एसिडिक, एक तरह से न्यूट्रल कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मिथाइल रेड इंडिकेटर डालो तो रेड कलर शो हुआ तो हमारे इकोलाई प्रेजेंट है। तो रिजल्ट के अंदर आप ये लिख दोगे, और येलो कलर अगर फॉर्म हो रहे हैं तो वो एंटेरोबैक्टर है, बिकॉज यहाँ पे न्यूट्रल कर दिया है, इस वजह से वो कलर शो कर रहा है। नेक्स्ट है वोगस प्रॉस्क्यू टेस्ट, जिसके अंदर हमें पता करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है इकोलाई, एंटेरोबैक्टर एरोजेनिस और क्लेबिसिला। प्रिंसिपल क्या है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं ग्लूकोज को बाई ब्यूटालिन ग्लाइकोल पाथवे के जरिए और प्रोड्यूस करते हैं एसीटोइन को। जो एसीटोइन है वो रिएक्ट करता है इंडिकेटर के साथ, ब्रिट्स रिएजेंट जो इंडिकेटर है उसके साथ, और फॉर्म कर लेगा डाई एसिटाइल को। डाई एसिटाइल रिएक्ट करेगा पेप्टोन जो सेल कल्चर का होगा और फॉर्म करेगा रोज रेड कलर मीडियम के अंदर। अगर फॉर्म हो गया तो टेस्ट है पॉजिटिव और प्रेजेंट है हमारे दोनों बैक्टीरिया क्लेबिसिला और एंटेरोबैक्टर एरोजेनिस। नहीं है तो इकोलाई प्रेजेंट है, टेस्ट है नेगेटिव। बस इतना सही था। अब आते हैं सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। इसके अंदर नाम से पता चल रहा है डिफ्रेंशिएट करना होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनके बेसिस की वजह से कि उनके पास किस तरह की एबिलिटी है। उनके पास ये एबिलिटी है कि जो सिट्रेट है उसको मेटाबोलाइज कर दो और उसका यूज़ करो एज अ कार्बन सोर्स। तो जैसे सिट्रेट बाहर था तो सिट्रेज एंजाइम की मदद से ये अंदर आता है। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों कंबाइन होकर पायरुविक एसिड और एक्सेस O2 फॉर्म होता है। ये सब कहाँ हो रहा है, तो माइक्रोबियल सेल के अंदर के साइड में हो रहा है। तो जैसे ही हमारा ये CO2 एक्सेस हुआ वो सोडियम के साथ जाकर के कंबाइन होगा Na2CO3 और एल्कलाइन पीएच जो है होगा वो फॉर्म कर लगा। ये जो एल्कलाइन पीएच है, जो ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो है इंडिकेटर, वो जो है एल्कलाइन पीएच के सामने पर्शियन ब्लू कलर शो करेगा, जिसकी वजह से जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, एंटेरोबैक्टेरिएसी फैमिली के बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है, अदरवाइज नेगेटिव आ जाता। तो बस ये था, ये पूरा होता है कंप्लीट। अब आता है जो कि हमारा फाइनल क्वेश्चन है, राइट वेरियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट, फिजिकल, केमिकल, रेडिएशन। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, वो चाहे तो सिंपल से एक क्वेश्चन दे देगा कि ऑटोक्लेव के बारे में सब कुछ बता दो। तो ये है कि आपको एकदम कंप्लीट यहाँ पे जान लोगे तो बेटर रहेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सो देख लेते हैं यहाँ पे जो स्टेरिलाइजेशन है ये हमने देख लिया प्रोसेस है जिसमें रिमूव किया जाता है या किल किया जाता है। कुछ इसके मेथड होते हैं जो रिमूव करते हैं बैक्टीरिया को, कुछ जो होता है वो किल करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग सर्फेसेज से। तो कैसे होते हैं, तो डीनेचर करके और ऑक्सीडेशन, फिल्ट्रेशन, इंटरप्शन करके, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया वो किल हो जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो फिजिकल, केमिकल और रेडिएशन आते हैं। फिजिकल के अंदर आप बता सकते हो हीट आता है, और हीट के अंदर जो होता है वो ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। मैकेनिकल के अंदर, ये मैकेनिकल के अंदर आ गया, मैकेनिकल के अंदर फिल्ट्रेशन आ गया, रेडिएशन एक अलग हो गया, केमिकल एक अलग हो गया। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इन चारों के बारे में देख लेंगे। हीट, ड्राई हीट आता है, मॉइस्ट हीट आता है। ड्राई हीट के अंदर रेड हीट, फ्लेमिंग, हॉट एयर ओवन। मॉइस्ट हीट के अंदर आता है ऑटोक्लेव, ये याद रखना है थोड़ा, बस इतना सा याद रखना था। अब आते हैं यहाँ पर फिजिकल स्टेरिलाइजेशन पे, जिसमें आता है हीट। हीट से 2 आते हैं, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में आते हैं रेड हीट। जो मटेरियल है उसको हमें पकड़ के रखना होगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए बंसन बर्नर के ऊपर जो भी हमारे पास मटेरियल है, जैसे कि इनोकुलेटिंग वायर हो गया, टिप्स ऑफ फॉरसेप्स हो गया, नीडल हो गया। फ्लेमिंग की अगर हम बात करें तो मटेरियल को पास किया जाता है थ्रू द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर, उसके फ्लेम से लेकर के पास करो, और विदाउट अलाउिंग देम टू बिकम रेड हॉट। ये रेड नहीं होना चाहिए हॉट, इसमें होना चाहिए। इसमें आ गया ग्लास स्लाइड, स्कैल्पेल्स, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स, ये सब। अब आते हैं हॉट एयर ओवन, जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। जो हॉट एयर ओवन है ये स्टेरिलाइजेशन का जो है वो टाइप है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है बैक्टीरिया का वो डीनेचर हो जाए। प्रोटीन जो है वो ग्रोथ के लिए काम आता है, वही डीनेचर्ड हो गया या फिर ऑक्सीडाइज हो गया तो बैक्टीरिया जो है वो मर ही जाएगा। इसमें जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो ये रहा। ये आपको लिखना बड़ा ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। 160 डिग्री 2 घंटों के लिए, 170 डिग्री 1 घंटों के लिए, 180 डिग्री 30 मिनट के लिए। आने वाले सेमेस्टर में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो हॉट एयर ओवन का भी यूज़ करोगे, तो उसमें आप देखोगे आधा घंटा हुआ कि नहीं मिनिमम। हॉट एयर ओवन ये देख ही सकते हो यहाँ पे किस किस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो है वो कर रहा है, तो ग्लास रेंज, पेट्रो डिशेस, पिपेट, टेस्ट ट्यूब, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में ये सब होगा, केमिकल में ये वाले हो गए पैराफिन वगैरह।
ये रहा इसका स्ट्रक्चर बताना है। एग्जॉस्ट होता है, एयर फ्लो, डंपर, ग्लास वूल, इंसुलेटर, टर्बो फ्लोर, मोटर, सेल्स होता है, एग्जॉस्ट होता है, फैन, ये सब आप बता सकते हो। डबल वॉल डोर होता है। मॉइस्ट हीट के अंदर पाश्चराइजेशन जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 30 मिनट के लिए मिल्क को गर्म किया जाता है 63 डिग्री सेल्सियस पे, इसी को पाश्चराइजेशन किया जाता है। इसमें मिल्क, आइसक्रीम, फ्रूट जूसेस, इन सब का किया जाता है। आते हैं ऑटोक्लेव। अकेला क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में बनेगा, तो इसको इन्वेंट किया था चार्ल्स चैम्बरलैंड ने 1884 में। ये एक बहुत रिलायबल और बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला इंडस्ट्री के अंदर स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट है। प्रिंसिपल क्या बोलता है इसका, तो इसका जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड होता है स्टीम एट हाई टेम्परेचर। स्टीम प्रोवाइड करो, भाप प्रोवाइड करो ज़्यादा टेम्परेचर पे। जो हाई प्रेशर होगा इसके वजह से किल हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका बहुत ज़्यादा बेस्ट और वाइडली बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। यहाँ पे ये रहा, आपको ये सब कुछ बताना होगा। ये ग्रिड बास्केट जहाँ पे आप सामान रखोगे, थर्मोमीटर होता है, यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व होता है, प्रेशर गॉज, एयर रिमूवल वॉल्व यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लीड होता है, प्रेशर वेसल होता है, वाटर लेवल, यहाँ पे वाटर फिलअप कितना हुआ है यहीं तक फिलअप किया जाता है, ये जो आप देख रहे हो। उसके बाद हीटिंग एलिमेंट्स, ये दो आप देख रहे हो, ये हीटिंग, इसको हीट करना पड़ता है, अभी तो जो ये पानी है वो भाप बनेगा और यहाँ पे जो हमारा इक्विपमेंट है वो स्टेरलाइज हो जाएगा अच्छे से। वर्किंग क्या कहता है, जो वाटर है उसको फिल्ड करते हैं ऑटोक्लेव के अंदर एंड द मटेरियल जो होता है उसको लोड आउट करेंगे इनसाइड द बास्केट। मेंटेन करना है टेम्परेचर प्रेशर, तो जिसकी वजह से हमारा पूरा हो जाएगा। तो 121 डिग्री टेम्परेचर हमें चेक करना है, 15 मिनट तक 15 LBS प्रेशर लगे तो हमारा स्टेरिलाइजेशन अच्छा हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, टाइम को हम लोग डिक्रीज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है ऑन मूविंग डाउन। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना प्रेशर बढ़ाएंगे और टाइम कम करेंगे। आफ्टर कूलिंग अनलोडेड द मटेरियल, बस फिल्ट्रेशन एक तरह से छानने वाला काम हो गया। जो भी हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, सीरम या कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन, उसको जो है हम लोग रिमूव कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमारा फिल्ट्रेशन का काम हो गया। इसमें जो है वो में 3 आते हैं, सीविंग, एडजॉर्प्शन, ट्रैपिंग। सीविंग में बेस्ड ऑन द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंग वो सीव ले लेना है जिसमें छन जाए, उसके बाद वो एडजॉर्ब हो जाए उसके सरफेस पे। एब्जॉर्ब नहीं करना है, एडजॉर्ब करना है, सरफेस पे आ जाए जो फिल्टर मीडिया है उसके ऊपर, उसका ट्रैप कर लेंगे और बस वो जो गॉज है उसमें जा कर के ट्रैप हो जाएगा ना, फंस जाएगा तो हटा लो, रिमूव हो गया। रेडिएशन में आयोनाइजेशन, जिसमें एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, इन सब का यूज़ किया जाता है। जो आयोनाइजेशन रेडिएशन होता है ये कॉज करता है म्यूटेशन DNA स्ट्रक्चर में जो बैक्टीरिया का होता है, और जिसकी वजह से बेस पेयर सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। AGTC जो होता है, AGTC, तो जो आपस में लिंक रहते हैं वो चेंज हो जाते हैं, म्यूटेशन कॉज हो जाता है। सो इट डैमेज द DNA एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। गामा रेडिएशन जो होता है कॉमर्शियल यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल आइटम्स, जो डिस्पोजेबल हो। नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन, दो होते हैं ना, आयोनाइजेशन तो हमने देख लिया, नॉन आयोनाइजेशन में यह सब आता है, यूवी रेस, इंफ्रारेड। नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन जो होते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ शो करते हैं और इनका यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन सरफेस, जो नॉन लिविंग सरफेसेस होता है उन पे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं डीज रेस एंड देयर प्यूरिन्स, और जो पिरामिडेंस होते हैं यानी जो AGTC होते हैं, और बेस अनेबल टू कोड द एडेनिन, ये कोड नहीं कर पाते हैं एडेनिन जो A होता है उसको, सो जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाते हैं। केमिकल स्टरलाइजेशन पे आते हैं। केमिकल स्टरलाइजेशन जो जिसमें केमिकल सब्सटेंस का जनरली यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल पे, जिसमें माइक्रोबियल लेबोरेटरी जो होता है स्टेबलाइजेशन के लिए, कि प्रॉपर स्टेलाइजेशन हो जाए लैब के अंदर, जैसे कि डेस्क हो गया, ग्लासवेयर, हैंड ग्लव्स। केमिकल स्टेलाइजेशन नॉन सरफेसेस के लिए होता है, ये याद रखना है। नॉन लिविंग सरफेस, लिविंग सरफेस के लिए बाकी वाले होते हैं, ये होता है नॉन लिविंग सरफेस, मतलब वो सरफेसेस के लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल स्टरलाइजेशन, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, इफेक्टिव इन एसिड एंड बेसिक मीडियम दोनों जगह, हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है, शुड बी स्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पे सेफ एंड
इजी यूज़ होता है, चीप एंड इजीली अवेलेबल, वाइड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी शो करता है, बहुत कुछ। अल्कोहल का यूज़ करो, हैलोजन का, अरे घर पे फिनाइल यूज़ किया होगा ना, वो यही तो है केमिकल स्टरलाइजेशन। डिटॉल का आपने यूज़ किया होगा, बस ये सब आ जाते हैं इसी के अंदर। अल्कोहल जिनका वाइडली यूज़ किया था, स्टेरिलाइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमें पता है, ये बैक्टीरिया के साथ फंगाई और कुछ वायरसेस को भी किल करता है। अल्कोहल जो कि डिजॉल्व करता है मेम्ब्रेन लिपिड को और डीनेचुरेट करता है प्रोटीन को, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो सेल है वो लाइसिस हो जाता है, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गया। इसी तरह से यहाँ पे एल्डिहाइड का भी आप देख सकते हो, ये न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करता है, जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है सेल के अंदर वो इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ख़त्म काम इसका भी। फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूट्राइल्डिहाइड, ऑर्थोथाइल्डिहाइड, फिनॉल्स जो हम यूज़ करते हैं फिनाइल, इन सब के अंदर फिनॉल्स ही प्रेजेंट होता है, जैसे क्रिसॉल, जाइनॉल, लाइजॉल एंड ऑर्थोफिनाइल फिनॉल। इन सब का यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के लिए एंड स्टरलाइंट के लिए, इन हॉस्पिटल और लेबोरेटरीज में और घर के पोछा ओछा मारने के लिए, इन सब में भी। दे डिस्ट्रॉय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरिया का होता है, डीनेचर करते हैं प्रोटीन को, जिसकी वजह से माइक्रोब जो होता है वो किल हो जाता है। हेलोजेंस यहाँ पे देख सकते हो, हैवी मेटल्स देख सकते हो, बस ख़त्म होता है यहाँ पे कंप्लीट। हेलोजेंस लाइक आयोडीन एंड क्लोरीन जिनका यूज़ किया जाता है स्किन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के लिए। आयोडीन जो होता है वो एंटीसेप्टिक स्किन के लिए होता है और इट ऑक्सीडाइज सेल टू किल ऑर्गेनिजम्स। हैवी मेटल्स ये क्या करता है, जो प्रोटीन होता है सेल्स के, स्पेशली विद सल्फेड्रेल ग्रुप एंड कैरी आउट प्रेसिपिटेशन ऑफ सेल प्रोटीन और लाइसिस ऑफ माइक्रोबियल सेल। मेनली जो हैवी मेटल्स होते हैं वो जो हमारे सेल होते हैं उसको लाइसिस करने का काम करते हैं, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, जो ये ग्रुप प्रेजेंट होता है सल्फेहाइड्रिल ग्रुप जो होता है वहाँ पे एक्ट करके। सो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट होता है। और अगर आपको भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे चैनल पे आती रहेगी ऐसे ही न्यू वीडियोस जो बाकी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 और साथ ही जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।